कहने को तो सहरसा शहर के जैसा है, लेकिन आपको जानकर के यह हैरानी होगी कि लंबे समय से प्रमंडल बनने के बावजूद सहरसा आज भी विकास के रफ्तार में काफ़ी पीछे छूट गया है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में भाजपा के सहरसा से विधायक आलोक रंजन जी। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आलोक जी, नाम बड़ा अच्छा है आपके ज़िले का, सहरसा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है शहर के जैसा, लेकिन आज़ादी के बाद आज तक लगभग 76-77 साल हो गए हैं, सहरसा शहर नहीं बन पाया। नहीं, देखिए, ये स्थिति नहीं है कि आपने कहा कि अभी तक सहरसा का कोई विकास नहीं हुआ है। तब हाँ, विकास की गति थोड़ी सहरसा का धीमी रहा है, ये आप कह सकते हैं। वैसे जहाँ तक शहर की बात है, एक कठिनाई, चूंकि पुराना जिला होने के कारण घनी आबादी में बसा यह शहर है, इसके कारण कुछ कठिनाइयाँ हैं सहरसा में। लेकिन इसके बावजूद सहरसा के विकास के लिए लगातार हम लोग लगे हुए हैं और हमको लगता है कि आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से सहरसा, जो एक समय में सहरसा के साथ ये भी कठिनाई रही है कि आवागमन के क्षेत्र में सहरसा चारों तरफ से कटा हुआ था। एक समय था कि हम लोगों को पटना जाने के लिए सोचना पड़ता था, हमारे पास कोई रेल का साधन नहीं था जो डायरेक्ट पटना पहुंचा दे। इस समय बहुत सारा बदलाव हुआ है। अब हम 4 से 5 घंटे में कई रास्ते से हम लोग पटना चले जाते हैं। रोड का लाइन इस प्रकार का हुआ है, रोड रूट, कि 4 से 5। और अभी तो जब से एनडीए की सरकार बनी है, निश्चित रूप से कोसी का विकास, चाहे वह केंद्र के एनडीए की सरकार हो, चाहे राज्य की एनडीए की सरकार हो, पूरे संपूर्ण कोसी क्षेत्र का विकास हुआ है। और उसी में सहरसा भी, हम समझते हैं कि इसका लाभ सहरसा को भी मिल रहा है। जहाँ तक सहरसा के मूल शहर की आप बात करते हैं, तो हमने आपको कहा कि चूंकि घनी आबादी में रहने के कारण थोड़ा कठिनाई है, लेकिन अब बहुत सारी विकास की जो बातें हैं वो आपको दिखाई देने लगेगा, या आप पहले से इसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। इसलिए हम यह नहीं मानते हैं कि सब संपूर्ण विकास नहीं हुआ है, हम यह मानते हैं कि ये धीमी गति में हो रहा है, आने वाले समय में पूर्ण हो जाएगा। आपके बाद का, बहुत बाद का जिला है सुपौल, पहले सहरसा में ही हुआ करता था। आप देखिए कि वहाँ 4 लेन उस जिले को छू रहा है। एक्सप्रेसवे जो अभी 26,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया है, उसमें भी सुपौल जिला आ रहा है। दो वहाँ पर शहर में रेलवे ब्रिज, ओवर ब्रिज जो है वो बन गया है, सड़कें वहाँ पर काफ़ी चौड़ी हैं। लेकिन आपको लगता है कि सहरसा में ये सब चीज़ है? आप तो पिछले लंबे समय से एक पुल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से कठिनाइयाँ हो रही है। हम तो सबको आग्रह करेंगे, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, कि सहरसा के विकास के लिए सब लोगों को एक साथ आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कभी कोई विकास कर रहा है तो यह विकास का श्रेय इसको मिल जाएगा, इससे सहरसा सफ़र करता है। हम समझते हैं कि आने वाले समय में, सही बात आप कह रहे हैं कि एक रेल ओवर ब्रिज के लिए हम लोग लगभग 25-30 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, और जब भी हम लोग इसमें बढ़ते हैं कोई न कोई बाधा इसमें आकर के लग जाता है, और जिसके कारण यह रुक जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग, चूँकि सहरसा की जनता ने हम पर विश्वास किया है, तो निश्चित हम समझते हैं कि इसके लिए हम प्रयासरत हैं, और आने वाले समय में इस ओवरब्रिज को भी हमको पूर्ण विश्वास है, जितनी भी बाधाएं हैं उस बाधाओं को दूर करते हुए सहरसा में ओवरब्रिज बनेगा। कई तरह की विकास, अभी आपने सुना होगा, अभी लगातार हम प्रयास कर रहे थे कि देखिए, विकास किसी जगह का तभी हो सकता है जबकि वहाँ बड़ा बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर
खड़ा हो। कभी कभी हमको लगता है, लोग कहते हैं सहरसा में सड़क नहीं है, आप एयरपोर्ट की बात करते हैं। जब हम एयरपोर्ट की बात नहीं करेंगे तो फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि जब सहरसा एयरपोर्ट लाइक होगा तो स्वतः सहरसा में जो है सो कि सभी सड़कों को ठीक होना पड़ेगा। तो ये दोनों, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है। और अभी हमने एक प्रयास किया, लगातार हम इसके लिए प्रयास कर रहे थे। हमको खुशी है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सम्राट जी, सब लोगों ने ये एक सहरसा में का एयरपोर्ट उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भारत सरकार के उड़ान योजना में यदि गया तो ठीक है, और नहीं तो कम से कम राज्य सरकार की योजना से हम सहरसा के एयरपोर्ट का डेवलप करेंगे। हम लगातार प्रयास में हैं। सहरसा में कैसे ड्रेनेज का काम सहरसा का, इससे पूर्व में हम लोगों ने प्रयास किया था, बुडको से डीपीआर भी हमने बनवाया था इससे पूर्व में जब हम विधायक थे, और लगभग 54 करोड़ की राशि आई भी। सेकेंड फेज के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि सेकेंड फेज की राशि आए और सहरसा जल जमाव से मुक्त हो, इसका प्रयास हमारा लगातार चल रहा है। कई ऐसी कार्य हैं। आज सहरसा नगर परिषद था, नगर परिषद से उसको नगर निगम में तब्दील करने का काम हमने किया। आज नगर निगम होने के बाद निश्चित रूप से उस शहर का जो कोई भी नगर निगम जब हो जाता है तो उसका विकास स्वतः होना शुरू हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में नगर निगम बनने के बाद, अब वहाँ पूरा गठन भी हो गया है, तो आने वाले समय में उस नगर क्षेत्र का विकास तेजी से बढ़ेगा। आरोप अभी आप सवाल उठाए थे, मैं भी था उस दिन विधानसभा में, कि जो सहरसा जो मेन सड़क है शंकर चौक से रेलवे या फिर हॉस्पिटल तरफ जाने वाली या महावीर चौक, वो काफ़ी नैरो होती जा रही है, संकीर्ण होती जा रही है। और मुझे लगता है कि नितिन नवीन जी ने आपको आश्वासन भी दिया है, तो क्या ये उम्मीद किया जाए कि आपके सवाल उठाने का कुछ असर होगा और वो सड़कें अब चौड़ी होंगी? निश्चित रूप से विधानसभा में उन्होंने पूर्ण आश्वस्त भी किया है। मैंने 2 तरह से प्रश्न उठाने का प्रयास किया था। इससे पूर्व हमारा था कि सहरसा में स्वाभाविक है, हमने शुरू से कहा कि घनी आबादी रहने के कारण सड़कें कुछ संकरी हैं, और इसके कारण जब छोटी छोटी गाड़ी, ई रिक्शा जब शहर में, आप जानते हैं कि ज़्यादा संख्या में आजकल हर जगह हो गया है, और लगे रहने के कारण पूरे सड़क में जब लग जाती है तो लोगों को चलने में कठिनाई होती है। तो हमने पहला प्रयास किया कि ये ई रिक्शा चूँकि लोगों के लिए ज़रूरी भी है, जनमानस को इसकी आवश्यकता है, तो ये ई रिक्शा चले, लेकिन इसके लिए जगह जगह आप पड़ाव बनाइए। नगर निगम को, नगर विकास विभाग से हमने यह प्रश्न किया था। हमको खुशी है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है, कई जगह को चिन्हित भी किया, और जब एक चिन्हित जगह पर ये गाड़ियां लगने लगेगी तो स्वाभाविक है शहर का लोड घटेगा और रोड पर लोगों को चलने में, आवागमन में कठिनाई नहीं होगी। दूसरा प्रश्न हमने इसी से संदर्भित किया था कि फुटपाथ दुकानदारों के लिए नगर विकास विभाग की योजना है कि इसके लिए एक वेंडिंग जोन बनाया जाता है, और उस वेंडिंग जोन में सभी हमारे इस प्रकार के जो फुटकर दुकानदार हैं, वो गरीब हैं, उनकी आवश्यकता है। हम उसको रोक भी नहीं सकते हैं। हमारी सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसके लिए योजनाएं बनाई है कि एक छोटी राशि उसको लोन में दे करके उसको किस तरह से वह स्थायित्व हो। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो हम उसको, चूंकि वह बीच मार्केट में जब वह बैठता है उसकी लाचारी होती है, तो स्वाभाविक है लोगों को भी कठिनाई होती है, प्रशासन भी उसको भगाने का प्रयास करता है वहाँ से, उसके चलते कभी कभी उसको उसका दोहन भी हो जाता है। तो हमने यह प्रश्न नगर विकास विभाग से किया है कि आप इसके लिए जो वेंडिंग जोन की सरकार की कल्पना है कि एक वेंडिंग जोन एक जगह 2 जगह आप बना देंगे और सारे फुटकर दुकानदार को उसमें शिफ्ट कर देंगे, उसको भी एक स्थायित्व हो जाएगा, और उस शहर में वो रोड पर उनको बेचना नहीं पड़ेगा, ना उससे प्रताड़ित होंगे, और उसकी भी एक आमदनी होगी। तो हमने ये प्रयास किया। हमको खुशी है कि हमारी सरकार, आदरणीय नगर विकास मंत्री ने उस दिन आश्वस्त किया है कि सुपर बाजार में वो जगह को चिन्हित करके
और उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द वहाँ हम वेंडिंग जोन बना करके और सभी फुटपाथ दुकानदार को हम जगह देंगे। उसका भी लाभ हमारे शहर के सहरसा के लोगों को होगा कि शहर में उनको चलने में कठिनाइयाँ नहीं होगी। हम लगातार सहरसा के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और हमको पूर्ण विश्वास है जो हमारी सरकार की मंशा है आने वाले समय में, चाहे वह हॉस्पिटल हो उसको सुव्यवस्थित करने का। आप अभी देखे होंगे पिछले बार ही हम लोगों ने उठाया था कि हमारा हॉस्पिटल, और आपने देखा कि हम सहरसा में हॉस्पिटल का एक नया मॉडल हॉस्पिटल सहरसा में बना है। कुछ व्यवस्थाएं में कमी थी, लगातार हम लोग इस बात को रख रहे हैं। सरकार के तरफ से आश्वासन भी मिल रहा है और हमको लग रहा है कि आने वाले समय में जो आपकी इच्छा है, सहरसा में जो हमारा एक पर्यटन के दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी, आप तो चूंकि आप जानते हैं, आप तो सहरसा के रहने वाले हैं, जो मत्स्यगंधा झील है और उस झील को भी हमने सौंदर्यीकरण के लिए लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं और पत्र दे रहे हैं। सरकार से आश्वासन भी मिला है। अभी सरकार ने फर्स्ट फेज में मत्स्यगंधा की घेराबंदी के लिए कुछ राशियां भी स्वीकृत करने जा रही है, जो हमको जानकारी अभी दिया गया कि आपने जो किया था, और आने वाले समय में उसके सौंदर्यीकरण का भी हमको आश्वासन मिला है। वैसे नगर परिषद के माध्यम से हम लोग अपने माध्यम से कुछ सीढ़ियां सब बना करके सौंदर्यीकरण वहां करने का प्रयास किए। इससे पहले लघु जल संसाधन विभाग के माध्यम से भी वहां सौंदर्यीकरण का कार्य हमने कराया था। वहां पर हमने ये नौका विहार भी शुरू करवाने का प्रयास किया है। तो लगातार हम इस दिशा में लगे हुए हैं सहरसा के विकास के लिए। आपको एक महत्वपूर्ण योजना की जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि सहरसा में एक बहुत पुराना दरमा ओकाही से लेकर के एक चैनल बना हुआ था। वो वहाँ से निकल करके मैडगरा घाट और मैडगरा घाट से उधर चैनपुर होते हुए वो सलखुआ में जाकर के मिलती है। वह इतना महत्वपूर्ण चैनल था जो कि मृतप्राय की स्थिति में हो गया था। जहाँ जहाँ भी नदी में उसमें सुलिस गेट था वो खराब हो चुका था। लगातार विधायक बनने के बाद हम इसके लिए प्रयास किए। जितने भी सुलिस गेट खराब हुई थी सारे सुलिस गेट को ठीक करा दिया गया। अब उसके उराही के लिए अभी लगातार हम अभी भी विधानसभा में हम प्रयास किए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जल संसाधन मंत्री से। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस चैनल को हम उराही करके फिर से उसको पूर्ण रूप से ले जा करके नदी में मिला देंगे, जिसका लाभ वहाँ के किसानों को, बहुत बड़ा किसानों को लाभ होने जा रहा है। 1000 एकड़ जमीन उस तरफ के किसान सिर्फ पानी में जलमग्न रहने के कारण उसमें खेती नहीं कर पाते। तो यदि वह चैनल काम करना शुरू कर देगा तो वहाँ के किसानों को बहुत बड़ा इसका लाभ मिलेगा। तो इसका भी प्रयास हमने किया है और हमको पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द ये होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार जब हम मंत्री थे तो लगे रहते थे कि जो सहरसा में मेडिकल कॉलेज खुले। शुरू में कुछ कठिनाइयाँ होती थी कि 2-2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कारण हमने जब कहा कि मधेपुरा, जबकि कमिश्नरी हेडक्वार्टर हमारा सहरसा है और मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज हो गया, तो लोगों ने जवाब दिया था। लेकिन बाद के कालखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया कि सहरसा को भी मेडिकल कॉलेज हो और उन्होंने स्वीकृति दी। हमने इस बीच में भी हम मिल करके हम एक प्रयास शुरू किए हैं कि जल्द से जल्द वो मेडिकल कॉलेज सहरसा में उसके आगे का काम शुरू हो जाए। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज होने से निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के लिए थोड़ा आसान होगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास जारी है और आपके जो मन में एक कसक है कि सहरसा शहर जैसा है, तो सहरसा भी एक सुंदर शहर के रूप में आपको आने वाले समय में दिखने लगेगा। ये निश्चित हमको पूर्ण विश्वास है। जी, एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे कर लेते हैं। क्या ऐसी वजह रही कि सम्राट चौधरी जैसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटना पड़ा, और क्या दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के कमान को उस तरीके से चला पाएंगे जिस तरीके से संजय जायसवाल जी ने चलाया था? देखिए राजीव जी,
ये मीडिया का सवाल है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से थोड़ा भिन्न पार्टी है, ये सब आप सबको मानना पड़ेगा। जिस दिन हमारी नई सरकार बनी, दोबारा हम लोग सरकार में आए, उसी दिन यह तय हो गया था जब हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ लिए। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता समझ गए थे कि अब इसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष का कमान किसी दूसरे कार्यकर्ता को मिलेगा। ये तो न हटाने की बात है, न रखने की कोई बात है। ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी व्यक्ति को संगठन में एक पद ही दिया जाता है। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में या अन्य मंत्री के रूप में शपथ लिए। उसी दिन लोगों ने मान लिया कि अब हमारे आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व किसी दूसरे कार्यकर्ता को दिया जाएगा, समय उसमें जो लग जाए। तो इसी प्रकार से जिस दिन माननीय सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ लिए, उसी दिन सभी लोग, वो भी मान रहे थे, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता मान रहे थे कि बिहार प्रदेश के अब नए अध्यक्ष का दायित्व किसी कार्यकर्ता को मिलेगा। बीच के कालखंड में चुनाव था, स्वाभाविक है चुनाव के समय में लोगों को लगा कि भाई अभी जब तक चुनाव है, हम लोग चूंकि सब चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे, उस समय में किसी प्रकार के दूसरे को दायित्व देना उचित नहीं था। लग रहा था कि सब इधर फिर लग जाएंगे। इसीलिए जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, अब हमारी पार्टी ने एक दूसरे कार्यकर्ता, और एक बात आप जान लीजिए, इस पार्टी में पद जो है वो एक दायित्व है। किसी न किसी कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है, चाहे वो आदरणीय संजय जायसवाल जी हों, चाहे वो आज दिलीप जायसवाल जी बने, चाहे वो सम्राट चौधरी जी जब नहीं थे तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको दायित्व दिया गया। ये दायित्व दिया जाता है, और जिस कार्यकर्ता को यह दायित्व मिल जाता है, इसके बाद सभी लोग मिल करके, और जो आपने देखा होगा जब आदरणीय सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, हमारे सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ लोगों ने उनको पार्टी में उनका अभिनंदन किया था, और सब लोगों साथ मिलकर के पार्टी चलाने की बात कही थी। और जब हमारे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी को यह दायित्व मिला है, कल आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से सारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ खड़ा थे। तो यह पार्टी जो है एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी दायित्व मिल सकता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, अन्य किसी पार्टी में ये नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से आदरणीय संजय जायसवाल जी पार्टी को मजबूत करने का काम किए, उसके बाद आदरणीय सम्राट चौधरी जी पार्टी को मजबूत करने का काम किए, उसी प्रकार से आदरणीय दिलीप जायसवाल जी भी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और उनके नेतृत्व में जो 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा, एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ इस राज्य के विधानसभा के चुनाव को जीतने का काम करेगी। ये हमको पूर्ण विश्वास है। चलिए, आलोक जी हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और कहते हैं कि आने वाले दिनों में सहरसा निश्चित तौर पर सुंदर शहर का रूप लेगा। और रही बात अध्यक्ष की, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता को न सिर्फ अध्यक्ष बनाया जाता है, बल्कि कार्यकर्ता ही पूरे तरीके से संगठन को भी देखता है, और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। फिलहाल पटना से कैमरा पर्सन राजेश के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए News 22 स्कोर।